हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डी सी जैन। हमने फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने देखा कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान किस प्रकार समाज से, तकनीकी से, अनुसंधान से रिलेटेड रहता है, संबंधित रहता है, उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान और भौतिकी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट के बाद में हमने पढ़ा भास्कराचार्य के बारे में, जगदीश चंद्र बोस के बारे में। आज हम देखते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में। 1928 में 1928 में ध्रुवों द्वारा, रमन के लिए पढ़ रहे हैं हम, 1928 में ध्रुवों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन करते हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। नाम सुना होगा आपने, रमन प्रभाव, इसकी इन्होंने खोज की थी। इसके बाद में इस रमन प्रभाव के लिए 1930 में सीवी रमन साहब को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1930 में। इसके बाद में 1954 में उन्हें भारत रत्न और सोवियत रूस द्वारा एक लेनिन पुरस्कार से भी उनको अलंकृत किया गया। हम जानते हैं कि उनके सम्मान में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, जिनमें प्रमुख हैं मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई, राजा रमन्ना। जानते हैं हम मेघनाथ साहा साई इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की इन्होंने 1950 में खोज की थी। होमी जहांगीर भाभा के बारे में भी हम जानते हैं कि भाभा भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का इनको जनक माना जाता है। उन्होंने कॉस्मिक किरणों और क्वांटम सिद्धांत पर बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान किए और उन्हें उनकी थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड क्वांटम थ्योरी तथा भाभा हेटलर कॉस्केट थ्योरी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, नाम सुना होगा आप सभी ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क के नाम से सुना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी भी स्थापना इन्होंने की थी और ट्राम्बे में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा की स्थापना का श्रेय भी भाभा को ही दिया जाता है। उसके बाद विक्रम साराभाई। इसके बाद हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत रत्न से अलंकृत भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रक्षेपण तकनीकी के जनक रहे। हम सभी जानते हैं कि प्रक्षेपण क्षेत्र के अंदर, तकनीकी के अंदर इनका बहुत योगदान रहा और इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन के नाम से भी इनको हम जानते हैं और इनका ऐसा विश्वास था कि भारत 2020 में विकासशील देश से निकलकर एक विकसित देश बन जाएगा। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके नाम हमने सुने हैं और उनका भी भौतिकी में बहुत योगदान रहा। जैसे इनके अलावा नार्लिकर साहब थे, डॉक्टर के.एस. कृष्णन, सतीश धवन, चिदम्बरम साहब, C.N. राव और H.N. सेठना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर थे। इन सभी का योगदान फिजिक्स के अंदर और फिजिक्स की ऊंचाइयों तक फिजिक्स को ले जाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रकृति की मूल बल, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति की मूल बल। 4 प्रकार की मूल बल
गुरुत्वीय बल या गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाएं, अर्थात ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट वीक फोर्स या वीक इंटरएक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं गुरुत्वीय बल क्या है, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया क्या है। हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है और हर एक वस्तु एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। यह गुण गुरुत्वीय बल के कारण होता है। इसकी परास अनंत होती, इन्फाइनाइट होती है और ये प्रकृति में वीकेस्ट फोर्स होता है, कमज़ोर बल होता है, लेकिन इसकी परास अनंत रहती है। कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को जो है आकर्षित करती है, आकर्षण का गुण रहता है और इस प्रकार का बल गुरुत्वीय बल या उनके बीच में होने वाले इंटरेक्शन को हम बोलते हैं गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल। इसकी डिटेल हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। धनावेश क्या करते हैं, जब एक दूसरे को पास लाते हैं तो आवेशों के बीच के अंदर बल की हम गणना इस बल के अंतर्गत करेंगे। तो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस और प्लस विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और माइनस माइनस यदि है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इनकी परास भी अनंत परास होती है और ये इससे प्रबल होता है। इनको हम प्रबल फोर्स के अंतर्गत लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में हम डिटेल से आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाम से ही स्पष्ट है कि प्रकृति में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही रहता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इस प्रकार के पार्टिकल रहते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं और प्रोटॉन जो है धनावेशित रहते हैं। तो अंदर धनावेश अंदर रहेंगे इस नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसकी रेंज रहती है 10⁻⁻15 मीटर अप्रोक्सीमेट। और न्यूक्लियस के बीच में जब हम देखते हैं कि प्रोटॉन धनावेश रहता है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए, लेकिन प्रतिकर्षण यदि इनमें होगा प्रोटॉन में तो ये इस नाभिक के अस्तित्व को ख़त्म कर देगा और नाभिक का अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा तो इस न्यूक्लियस का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, न्यूक्लियस का कोई अपना स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा फोर्स है जिसको हम नाम देते हैं नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स क्या करता है, इन प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन को ये बांधे रखता है परस्पर। या इन सबको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियंस को नाभिक के अंदर परस्पर बांधे रखने के लिए जो फोर्स काम आ जाता है उस फोर्स को हम बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इसकी परास बहुत कम होती है क्योंकि यह बल केवल नाभिक तक ही सीमित रहता है और नाभिक की परास है 10⁻⁻15 मीटर। इससे बाहर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। नेक्स्ट दुर्बल अन्योन्य क्रिया या वीक इंटरेक्शन, दुर्बल बल के बारे में। इस प्रकार का जो बल है ये केवल कुछ विशिष्ट घटनाओं में ही प्रेक्षित होता है। जैसे नाभिक का डीके होता है, उसका विघटन होता है। तो इस प्रकार की स्थिति रेडियो एक्टिव परमाणुओं में होती है, जिसमें नाभिक के अंदर ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो साथ में पॉजिट्रॉन और एक पार्टिकल निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। ठीक इसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो इसमें भी जो है एक पॉजिट्रॉन बीटा प्लस और साथ में जो है एक न्यूट्रिनो निकलता है कण। अब न्यूट्रिनो क्या होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और ये अभी इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। 12th क्लास में हम बीएससी के अंदर हम इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे।
ये बहुत ही दुर्बल होता है, क्षीण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी परास भी बहुत कम होती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो परमाणु में होता है, तो परमाणु के अंदर ही इसका परास सीमित रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति के जो फंडामेंटल फोर्सेज है उसमें ये 4 प्रकार की गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स, ये 4 प्रकार के फोर्स काम लेते हैं। इनमें यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि यदि गुरुत्वीय बल को हम यदि 1 मानते हैं तो दुर्बल बल इससे कंपेरेटिव 10⁻14 और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे भी ज़्यादा अर्थात 10⁻36 और इससे भी ज़्यादा लगभग 1000 टाइम्स 10⁻39 प्रबल नाभिकीय फोर्स की कैपेसिटी रहती है। अर्थात प्रकृति में सबसे प्रबल बल होता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसकी परास केवल 10⁻15 मीटर तक ही सीमित रहती है। केवल नाभिक के अंदर ही इसका अस्तित्व होता है। इसके बाद एक नया टॉपिक हम लेते हैं कि प्रकृति के अंदर कौन कौन से नियम हैं, भौतिक नियमों की प्रकृति क्या क्या है। तो इसमें हम मुख्य रूप से 4 प्रकार के नियमों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, ऊर्जा संरक्षण नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाम सुना है, नाम से स्पष्ट है कि प्रत्येक निकाय की कुल ऊर्जा, प्रत्येक निकाय की कुल ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है। अर्थात ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है, ना ही उसका विनाश होता है, ना खत्म होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू द काइनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो इस प्रकार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। दूसरा हम देखते हैं रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। रैखिक संवेग संरक्षण नियम। 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है dp/dt। सभी ने पढ़ा है। संवेग में परिवर्तन की दर, P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, संवेग, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है। F एक्सटर्नल इक्वल टू dp/dt। यदि यहाँ पे हम मान लें कि F इक्वल टू 0, देन वी राइट dp/dt इक्वल टू 0 और संवेग में परिवर्तन यदि 0 है तो P कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अर्थात यदि बाह्य बल 0 है या बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। उस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर 0 रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग अपरिवर्तित रहता है, अर्थात कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक इसी प्रकार तीसरी स्थिति में हम लेते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं कोणीय संवेग संरक्षण नियम। यह इसी से मिलता जुलता है। टो बराबर dl/dt या dj/dt के रूप में।
यह स्थिति केवल घूर्णन गति के लिए, यानी जैसे हमने रेखीय गति के बारे में देखा है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे हम घूर्णन गति के लिए हम देख सकते हैं कि टो इक्वल टू dg/dt, अर्थात कोणीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार बाह्य बल आघूर्ण, ये क्या है यहाँ पे बल आघूर्ण, और ये यहाँ पे कोणीय संवेग j है, इसको हम L से भी लिखते हैं। तो टो इक्वल टू ये 0 है, देन dj/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और उस स्थिति के अंदर j यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, j नियत। क्लियर? अर्थात इस कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में टो इक्वल टू यदि 0 है तो उस स्थिति में इस निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है, जे कांस्टेंट, अर्थात संरक्षित रहता है। अंतिम नियम आवेश संरक्षण का नियम, चौथा नियम है आवेश संरक्षण का नियम। अर्थात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हम जानते हैं कि प्रत्येक आइसोलेटेड सिस्टम में विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें कुल विद्युत आवेश, जिसमें दोनों प्रकार के धन आवेश और ऋण आवेश, कुल विद्युत आवेश धन और ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग, इनको यदि हम जोड़ते हैं धनावेश को ऋणावेश को, तो इनका बीजगणितीय योग निकाय में होने वाले किसी भी प्रक्रिया से परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इनका योग जो है हमेशा क्या रहेगा संरक्षित रहता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसको हम नष्ट कर सकते हैं। आवेश सदैव एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र होता है, और ये हमने देखा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास एक वस्तु है और दूसरी वस्तु के साथ इसको हमने रब करवाया, घर्षण करवाया, तो इसको रगड़ने से क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें ट्रांसफ़र हो गई, माना कि इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये +5 और ये -5, इनका बीजगणितीय योग अगर करते हैं तो कुल आवेश नियत रहता है, अर्थात +5 -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। स्टार्टिंग में कैसा था, ये निरावेशित, ये कैसा था निरावेशित, तो कुल आवेशों का योग कितना था 0। लेकिन जब हमने इसको घर्षित करवाया एक दूसरे को, तो घर्षण के बाद में हमने देखा कि यहाँ पे +5 चार्ज और यहाँ पे -5 चार्ज, इनका भी बीजगणितीय योग कितना हुआ +5 -5 इक्वल टू 0 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं का कुल आवेश नियत या शून्य बना रहता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार प्रकृति में हमने देखा है कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज के अंदर कि 4 प्रकार के नियम होते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम का, और लास्ट है हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इस प्रकार हम इसका फंडामेंटल इस चैप्टर 1 के अंदर जो है हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से। थैंक यू।